नमस्कार छात्रों, आज मैं आप लोगों को डायबिटीज मेलाइटिस के बारे में कुछ बताने वाली हूँ, जिसको हिंदी में मधुमेह भी कहते हैं। यह व्याख्यान मुख्य रूप से बीएससी पार्ट 2 होम साइंस की छात्राओं के लिए, जिसमें न्यूट्रिशन मैनेजमेंट इन हेल्थ एंड डिजीजेस का 5वां यूनिट कवर कर रही है, तथा बीए थर्ड ईयर की छात्राओं के लिए होम साइंस का पेपर 2 यूनिट 5 शेयर करेगी। हम इस प्रकार से आगे व्याख्यान को कंटिन्यू करेंगे। अनुक्रमणिका इस तरह से है: पेनक्रियास, डायबिटीज, इसका वर्गीकरण, उसके लक्षण, उसकी जांच, आहारीय प्रबंध, इंसुलिन थेरेपी, ओरल एजेंट तथा कृत्रिम स्वीटनर्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पेनक्रियास या अग्न्याशय क्या है। पेनक्रियास उदर में आमाशय के पीछे या नीचे स्थित एक बड़ी ग्रंथि होती है। यह जो ग्रंथि होती है, ये सी आकार के ड्यूोडेनम के गुहा के पास स्थित होती है। इसका बाह्य श्रवण जो होता है, जिसको हम अग्नाशयिक रस कहते हैं, ये भोजन के पाचन में लाभकारी होता है। इसका अंतःस्रावी जो तरल होता है, उसका नाम होता है इंसुलिन, और जो कि कार्बोहाइड्रेट के चयापचय में सहायक होता है। इंसुलिन एक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह का सिक्रीशन होता है, और पेनक्रियास में स्थान स्थान पर द्वीप के समान की कुछ विशेष ग्रंथियां होती हैं, जिन्हें हम आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। ये आइलेट ऑफ लैंगरहैंस में दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। एक होती है अल्फा कोशिका और दूसरी होती है बीटा कोशिका। तो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन नामक हार्मोन सिक्रीट होता है, तथा अल्फा कोशिकाओं से ग्लूकागॉन नामक हार्मोन सिक्रीट होता है। इसके द्वारा शरीर की कोशिकाएं ग्लूकोज का उपयोग करती हैं और साथ ही साथ अतिरिक्त ग्लूकोज की मात्रा को ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर यकृत में संग्रहित करते हैं। ग्लूकागॉन का काम इस तरह का होता है कि जब रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है, तब ग्लूकागॉन इस संचित ग्लाइकोजन को ग्लाइकोजेनोलिसिस के द्वारा वापस रक्त में पहुंचाता है। तो सामान्य स्थिति में, स्वस्थ स्थिति में, इंसुलिन तथा ग्लूकागॉन दोनों अपना काम करते हैं और इस प्रकार से रक्त में ग्लूकोज का नियमन तथा ग्लूकोज से शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का काम करते हैं। फॉन मेरिंग और मिंकोवस्की नामक वैज्ञानिकों ने एक बार कुत्तों पर प्रयोग करके देखा कि जो पैनक्रियाज अगर उनका निकाल दिया जाता है, तो उनकी पाचन शक्ति जो है वो बिगड़ जाती है, और साथ ही साथ कुत्तों में मधुमेह जैसे लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं और उनके मूत्र में बहुत मात्रा में ग्लूकोज का भी उत्सर्जन होने लग जाता है। ये पैनक्रियास का चित्र है, जिसमें हम आसानी से देख सकते हैं कि किस तरह से ये ग्रंथि कहाँ पर स्थित होती है। वर्तमान में मधुमेह की रोगियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। ये विश्व के अनेक देशों में बहुत अधिक ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। इस रोग के निदान के लिए काफी प्रयत्न किए गए हैं वैज्ञानिकों द्वारा, चिकित्सकों द्वारा। बहुत सारा अथक परिश्रम करने के बाद दवाइयाँ, इंसुलिन आदि का निर्माण किया गया। सबसे पहले इंसुलिन का निर्माण 1921 में कनाडा के डॉक्टर फेडरिक ग्रांट बैटिंग तथा डॉक्टर चार्ल्स हर्बर्ट ने किया। मधुमेह जो है, ये एक क्रॉनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है, जिसमें मुख्य रूप से ग्लूकोज का उपयोग हमारा शरीर ऊर्जा के लिए नहीं कर पाता है या कम मात्रा में कर पाता है। मधुमेह, इसको चीनिया मूत्र कहते हैं, अर्थात यूरिन में स्वीटनेस आ जाना। डायबिटीज मेलाइटिस जिसको हम कहते हैं, ये भी ग्रीक वर्ड से बना है। डायबिटीज का मतलब है बहुत अधिक यूरिन होना और मेलाइटिस का अर्थ होता है शहद। तो इस प्रकार से सभी शब्दों के अर्थ से हमको ये समझ में आता है कि यूरिन में ग्लूकोज का आना डायबिटीज का एक प्रमुख लक्षण है।
शरीर में इंसुलिन हार्मोन के अल्प स्रवण के कारण ऐसा होता है। इंसुलिन की कमी के कारण कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है। यह रोग एक बार हो जाने से इसका मैनेजमेंट अगर सही तरीके से किया जाए तो जीवन पर्यंत इस रोग से हम आसानी से लड़ सकते हैं। यह रोग किसी भी व्यक्ति को किसी भी उम्र में हो जाता है, लेकिन ये देखा गया है 45 से 50 वर्ष की उम्र में इसकी संभावना बढ़ जाती है। कई बार ऐसा देखा गया है कि इंसुलिन की कमी के कारण हो जाता है, लेकिन ऐसा भी होता है कि इंसुलिन के स्रावण में कोई कमी नहीं होती है और उसके प्रभाव में कमी होने के कारण यह रोग हो जाता है। एक अनुमान के अनुसार भारत में लगभग 30 करोड़ से अधिक लोग मधुमेह से पीड़ित हैं। अब ये माना जा रहा है कि 2030 तक इसकी संख्या जो है वो 30 करोड़ तक हो जाएगी। अब हम मधुमेह की परिभाषा देखते हैं। शरीर में इंसुलिन हार्मोन के उत्पादन की कमी अथवा दोष से उत्पन्न रोग को मधुमेह कहते हैं। सुधा नारायण के अनुसार यह एक परंपरागत उपापचय की दुर्व्यवस्था या मिसमैनेजमेंट है, जिसमें इंसुलिन का असंतोषजनक उत्सर्जन होता है या इंसुलिन का उपयोग नहीं हो पाता। इससे शरीर कार्बोज का उपयोग करने में असमर्थ हो जाता है। मधुमेह के मुख्य रूप से प्रकार हम देखेंगे तो सबसे पहला प्रकार है टाइप 1 डायबिटीज, जिसको हम कहते हैं। टाइप 1 डायबिटीज जो होता है वो अधिकतर 20 वर्ष से कम उम्र के बालकों में देखा जाता है। इसे जुवेनाइल डायबिटीज भी कहा जाता है और इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज भी कहा जाता है। इसका मुख्य कारण ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ये मुख्य रूप से इसमें शरीर में के द्वारा स्वयं ही बीटा कोशिकाओं को नुकसान पहुंचा दिया जाता है, फलस्वरूप इंसुलिन हार्मोन का निर्माण लगभग नहीं होता है। फलस्वरूप बच्चों में निर्बलता, कमजोरी, अशक्त, कुपोषण इस तरीके के लक्षण दिखाई देते हैं। डायबिटीज का दूसरा प्रकार है एडल्ट डायबिटीज, जिसको हम टाइप 2 डायबिटीज कहते हैं। ये नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज भी कहलाता है। यह रोग जो है ये वयस्कों में होता है। मोटे लोग अधिकतर इसके शिकार होते हैं। मोटापे से ग्रस्त होने के कारण रोगियों का पहला उपचार का जो तरीका होता है वो उनका वजन कम करने की कोशिश की जाती है। वयस्क मधुमेह में, एडल्ट डायबिटीज में हम आहारी प्रबंध के साथ साथ एंटी डायबिटिक दवाइयां देते हैं, जिससे कि ग्लूकोज का ब्लड में स्तर सामान्य बना रहे। तीसरा प्रकार जो होता है इसको हम कहते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज, अर्थात गर्भावस्था में होने वाली डायबिटीज। कभी कभी ऐसे देखा जाता है कि कुछ महिलाओं को गर्भावस्था में के दौरान ब्लड ग्लूकोज लेवल अधिक बढ़ जाता है, हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है और उनको उस दौरान डायबिटीज के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। ऐसे समय में जो उपचार होता है वो मुख्य रूप से इंसुलिन के द्वारा होता है, क्योंकि ये प्रयास किया जाता है कि इंसुलिन की मात्रा के द्वारा ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा हमेशा नियमित रूप से नॉर्मल बनी रहे। नॉर्मल ग्लूकोज लेवल जो है ब्लड में वो है 80 to 120 मिलीग्राम पर डीएल। अगर किसी महिला को जेस्टेशनल डायबिटीज है और अगर वो उसका नियमन अच्छी तरीके से नहीं कर पाती है तो लो बर्थ वेट बेबी का रिस्क हो जाता है। आगे चलकर महिला को डायबिटीज, ओबेसिटी, हाइपरटेंशन तथा कार्डियोवास्कुलर डिजीज होने का रिस्क बढ़ जाता है। इसके अलावा इंटरजनरेशनल ट्रांसफर ऑफ रिस्क भी बढ़ जाता है। तो ये गर्भवती महिलाओं को होने वाला डायबिटीज है। ये देखा गया है कि जो महिलाएं गर्भावस्था के दौरान डायबिटीज से ग्रस्त होती हैं, आगे चलकर उनको डायबिटीज हो जाता है। लाडा, लेटेंट ऑटो इम्यून डायबिटीज इन एडल्ट्स, ये अगला प्रकार है डायबिटीज का। ये नया ट्रांसफॉर्मेशन है डायबिटीज का जो ऑटो इम्यून टाइप है। मैंने आपको पहले बताया कि टाइप 1 डायबिटीज जो बच्चों में होता है
उसी प्रकार का डायबिटीज जब एडल्ट्स में देखा जाने लगता है तो हम उसे लाडा कहते हैं। मूडी, मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज ऑफ द यंग। इसी प्रकार से जब यंग लोगों में, बच्चों में एडल्ट डायबिटीज के लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं, तब उस डायबिटीज को हम कहते हैं मूडी, जिसका ऑनसेट यंग एज में हो जाता है। एडल्ट डायबिटीज का ऑनसेट जो है वो यंग अवस्था में होने लग जाता है, तब हम उसे मूडी कहते हैं। चित्र के द्वारा हम बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं टाइप 1 डायबिटीज में इंसुलिन की मात्रा अपर्याप्त होती है, क्योंकि इसकी बीटा कोशिकाएं स्वतः ही नष्ट होने लग जाती हैं, फलस्वरूप इंसुलिन नहीं बन पाता। टाइप 2 डायबिटीज में हम देखते हैं कि इंसुलिन तो अच्छी मात्रा में बनता है, लेकिन वो अपना कार्य सही प्रकार से नहीं कर पाता, मतलब इंसुलिन जो है वो रेजिस्टेंट हो जाता है शरीर के लिए। अब हम देखते हैं मधुमेह की स्थिति में कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। पॉलीयूरिया, पॉली का अर्थ होता है बार बार या ज्यादा। जब डायबिटीज का रोगी हो जाता है व्यक्ति, तो उसको बार बार पेशाब आती है, बार बार यूरिन जाता है और उस यूरिन में ग्लूकोज की मात्रा देखी जाती है। फिर आता है पॉलीफेजिया, रोगी को जल्दी जल्दी भूख लगती है, रोगी को अधिक भूख लगती है और इसका कारण ये होता है क्योंकि उसको कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा नहीं मिल पाती और कार्बोहाइड्रेट का पूरा चयापचय नहीं हो पाता। पॉलीडिप्सिया अर्थात रोगी को बार बार अधिक प्यास लगती है, बार बार मूत्र उत्सर्जन के कारण शरीर में तरल अर्थात पानी की कमी हो जाती है, जिससे जल संतुलन को बनाए रखने के लिए जल की आवश्यकता होती है और रोगी को अत्यंत प्यास लगती है। डिहाइड्रेशन यानी निर्जलीकरण, मधुमेह की स्थिति में शरीर में डिहाइड्रेशन हो जाता है और निर्जलीकरण की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसका प्रमुख कारण पॉलीयूरिया है। फटीग या थकान, डायबिटीज के पेशेंट को बहुत अधिक थकान महसूस होती है। रोगी कमजोर, निर्बल, निशक्त और दुर्बल हो जाता है। कभी कभी रोगी का वजन एकदम से कम हो जाता है, कभी कभी एकदम से वजन 5 से 8 किलो बढ़ जाता है। रोग रोधक क्षमता का अभाव अर्थात इम्यूनिटी कम हो जाना। मधुमेह में रोगियों में संक्रामक रोगों से लड़ने की क्षमता काफी कम हो जाती है, फलस्वरूप वे अन्य रोगों के भी शिकार हो जाते हैं, जैसे जॉइंटिस है, टीबी है, फीवर है आदि। घाव देर से भरना, वुंड हीलिंग लेट हो जाना। मधुमेह के रोगियों में ये बहुत आम समस्या देखी जाती है कि उनमें जो घाव होते हैं वो श्वेत रक्त कणिकाओं में लड़ने की क्षमता कम हो जाने के कारण जल्दी से नहीं भरते हैं। एडिमा या सूजन, कुछ मधुमेह के रोगियों में कभी कभी एडिमा भी देखा जाता है। नाड़ी संबंधी विकार में भी हम देखते हैं मधुमेह के रोगियों को जो तीव्र अवस्था होती है, ऐसी अवस्था में कुछ लोगों में चिड़चिड़ापन, पागलपन, विक्षिप्ति और अंधापन, मूर्छा आदि देखा जाता है। ग्लाइकोसूरिया, जैसा कि हमने देखा कि यूरिन का बार बार होना इसका लक्षण होता है, तो जब मूत्र में ग्लूकोज की मात्रा पाई जाती है, इस लक्षण को हम कहते हैं ग्लाइकोसूरिया। मांसपेशियों का क्षय, मधुमेह के कारण प्रोटीन का उपयोग ऊर्जा प्रदान करने में किया जाता है, जिससे कि इसका मुख्य काम निर्माणात्मक गौण हो जाता है। परिणामतः नई कोशिकाओं का निर्माण नहीं होता, साथ ही टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत भी नहीं हो पाती है, अतः मांसपेशियां कमजोर और निर्बल हो जाती हैं। त्वचा में घाव हो जाना, मधुमेह के कारण ये देखा गया है कि जो मधुमेह के रोगी होते हैं उनकी त्वचा में बहुत जल्दी छोटे छोटे फोड़े, फफूले, फुंसियां निकल आती हैं। रेटिनाइटिस, मधुमेह के रोगियों का आंखों का स्वास्थ्य और रोशनी पर बहुत प्रभाव पड़ता है। अगर मधुमेह के रोगी अपना ब्लड ग्लूकोज लेवल का नियमन अच्छी तरह से करते हैं तो उनके आंखों पर दुष्परिणाम
नहीं देखा जाता। लेकिन जो लापरवाह होते हैं, जो जो हमेशा हाइपरग्लाइसीमिया से ग्रस्त होते हैं, उनमें जो उनका रेटिनाइटिस यानी आंखों में दृष्टि की प्रॉब्लम हो जाती है, आगे चलकर वे अंधे तक हो सकते हैं। इसके अलावा सीकेडी यानी क्रॉनिक किडनी डिसऑर्डर, मधुमेह के रोगियों में आगे चलकर किडनी डिसऑर्डर होने की संभावना बहुत अधिक होती है। कभी कभी तो ऐसा भी देखा गया है कि डायबिटीज के पेशेंट को किडनी ट्रांसप्लांट तक करना पड़ गया। अंतिम लक्षण में मैं आपको बताना चाहूंगी डायबिटिक कोमा। मधुमेह की स्थिति में होता यह है कि इंसुलिन की कमी के कारण ग्लूकोज से कोशिकाओं को ऊर्जा नहीं मिल पाती। फलस्वरूप कोशिकाएं क्या करती हैं, वसा के द्वारा तथा प्रोटीन के द्वारा उनके विघटन के द्वारा, उनके ऑक्सीकरण के द्वारा ऊर्जा लेने का काम करती हैं। तो जब कभी भी फैटी एसिड या वसा का ऑक्सीकरण होता है तो कीटोन बॉडीज बनती हैं। अब ये कीटोन बॉडीज एक सामान्य व्यक्ति के शरीर में भी बनती हैं, लेकिन एक सीमित मात्रा में बनती हैं और उसका उत्सर्जन सामान्यतः हो जाता है। डायबिटीज के रोगी में ये वसा का ऑक्सीकरण ज्यादा मात्रा में होने के कारण ज्यादा मात्रा में कीटोन बॉडीज बनती हैं और ये कीटोन बॉडीज रक्त में जमा हो जाने लगती हैं। इतनी तीव्रता से उनका निष्कासन नहीं हो पाता है। कीटोन बॉडीज का निर्माण एसीटोन, एसिटोएस्टिक एसिड तथा बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूट्रिक एसिड के द्वारा होता है। ये तीनों मिलकर इनको हम कीटोन बॉडीज कहते हैं। ये बहुत शक्तिशाली अम्ल होते हैं और इसके कारण कीटो एसिडोसिस हो जाता है। तो कीटो एसिडोसिस होने के कारण रक्त में की जो पीएच होता है 7 वो कम होने लग जाता है, मतलब रक्त में अम्लता बढ़ने लग जाती है। फलस्वरूप एसिडोसिस के कारण व्यक्ति में बेहोशी आने लगती है, वो मूर्छित हो जाता है और कोमा की कंडीशन में चला जाता है। इसको हम डायबिटिक कोमा कहते हैं। अब हम देखते हैं डायग्नोसिस अर्थात डायबिटीज का निदान। मूत्र परीक्षण द्वारा, रक्त परीक्षण द्वारा मधुमेह का निदान किया जा सकता है। निम्न स्थितियों में शर्करा के लिए मूत्र एवं रक्त परीक्षण रोग के प्रारंभिक निदान में सहायक होता है। पहला, यदि किसी व्यक्ति का संबंधी जिसको मधुमेह है। दूसरा, वजन में अचानक तीव्र वृद्धि हो या वजन में बिना कारण अचानक तीव्र कमी आ जाए। रात्रि में बार बार मूत्र होने लगे, बार बार त्वचा संबंधी संक्रमण होने लगे, जन्म के समय शिशु अधिक भार का हो, कोई घाव होने पर यदि वह भर ना रहा हो तो हम ब्लड के द्वारा तथा यूरिन के द्वारा जांच कर सकते हैं। इस चित्र के द्वारा आप आसानी से समझ सकते हैं कि एक सामान्य व्यक्ति जिसको हरे से दिखाया गया है, प्री डायबिटिक यानी जिसको हम बॉर्डर लाइन कहते हैं उसको पीले से दिखाया गया है और डायबिटीज व्यक्ति को रेड से दिखाया गया है। तो जब हम टेस्टिंग करते हैं, फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट क्या होता है, जब हम रोगी को खाली पेट उसका ब्लड का सैंपल लेते हैं और टेस्ट करते हैं, तो अगर सामान्य है वो व्यक्ति जिसको डायबिटीज नहीं है तो उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल आता है 99 मिलीग्राम पर डीएल। प्री डायबिटिक का आता है 100 से 125 मिलीग्राम पर डीएल और डायबिटीज व्यक्ति का आता है 126 मिलीग्राम पर डीएल। ये है फास्टिंग ग्लूकोज टेस्ट, ब्लड ग्लूकोज टेस्ट। फिर इसी तरीके से होता है ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट में क्या करते हैं, एक व्यक्ति को 75 ग्राम 75 ग्राम यानी 0.75 से 1.5 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट ग्लूकोज दिया जाता है, या तो वो पानी में दिया जाता है या नींबू पानी में बनाकर दे दिया जाता है। फिर उसके बाद क्या किया जाता है कि आधे घंटे से लेकर हर 30-30 मिनट तक 2 घंटे तक उसका रक्त और मूत्र का परीक्षण किया जाता है और उसके बाद फिर रिपोर्ट देखी जाती है, जो आप देखेंगे ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट में। अगर नॉर्मल व्यक्ति रहेगा तो उसका 140 मिलीग्राम आएगा ग्लूकोज लेवल या उससे कम। प्री डायबिटिक व्यक्ति का 140 से 199 मिलीग्राम पर डीएल और
डायबिटीज व्यक्ति का ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट आता है 200 मिलीग्राम पर डीएल या उससे भी अधिक। तो इस तरीके से हमने देखा कि ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट और फास्टिंग ग्लूकोज टेस्ट के द्वारा हम यह पता करते हैं कि व्यक्ति को डायबिटीज है अथवा नहीं। इसी प्रकार से मूत्र परीक्षण में कुल आयतन, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ग्लूकोज तथा वसी अम्ल की उपस्थिति जानकर मूत्र का परीक्षण किया जाता है। सबसे पहला है बेनेडिक्ट का परीक्षण। इसमें 5 ml बेनेडिक्ट को घोल में एक टेस्ट ट्यूब में लेते हैं और उसमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ यूरिन डाला जाता है ड्रॉपर की सहायता से, और फिर उसको थोड़ा सा हीट में ट्रीटमेंट करते हैं। अगर रंग में परिवर्तन नहीं होता है, रंग नीले रंग का होता है, मतलब उस यूरिन में ग्लूकोज नहीं है। यदि वो लाल, गहरे लाल कत्थे रंग का हो जाता है तो इसका मतलब उसमें ग्लूकोज ज्यादा मात्रा में है। और नारंगी पीला रहता है, हरा सा रहता है, तो इसके मतलब है कि उसके मूत्र में ग्लूकोज की मात्रा मध्यम मात्रा में है, अधिक मात्रा में है। एक और टेस्ट होता है HbA1c टेस्ट है। इसके द्वारा भी हम ग्लूकोज की मात्रा को या डायबिटीज को असेस करते हैं या उसका डायग्नोसिस करते हैं। सूचक कागज द्वारा आजकल क्लिनिक स्टिक्स आने लगी हैं और इसमें ये एंजाइम से कल्चर किया हुआ कागज का टुकड़ा होता है और उसमें ग्लूकोज युक्त यूरिन में डालने से ब्लू कलर में चेंज हो जाता है। अगर हमको बहुत सारे लोगों में टेस्ट करना है तो ये कारगर टेस्ट होता है, लेकिन बहुत ही ज्यादा विश्वसनीय नहीं है। गोली में यूरिन में गोली मिलाकर भी हम इसकी पद्धति का उपयोग करते हैं। फिर आता है कीटोन यूरिया भी एक लक्षण होता है। जब यूरिन में कीटोन बॉडीज एक्सक्रीट होने लग जाती हैं तो उसको हम कहते हैं कीटोन यूरिया। तो जब मूत्र में कीटोन बॉडीज मिलती हैं तो बिल्कुल कंफर्म हो जाता है कि भाई बहुत गंभीर स्थिति में डायबिटीज है और उसको तुरंत हमको हॉस्पिटलाइज करना है। तो इसके लिए नाइट्रोप्रोसाइड परीक्षण होता है। इसके द्वारा एसिटेट गोलियां होती हैं, कीटोस्टिक्स के द्वारा हम पता करते हैं कि मूत्र में कीटोन बॉडीज की मात्रा कितनी है। अब हम देखते हैं मधुमेह के कारण या डायबिटीज के कारण। सबसे पहला है हेरिडिटरी या वंशानुगत। मधुमेह एक वंशानुगत रोग होता है। अगर माता पिता या संबंधियों को मधुमेह है तो ये बहुत ज्यादा संभावना होती है कि उनके बच्चों को, उनकी नेक्स्ट जनरेशन को भी डायबिटीज हो। कभी कभी ये भी देखा गया है कि प्रत्यक्ष रूप में डायबिटीज नहीं है लेकिन वो इस रोग के वाहक होते हैं और अगला जनरेशन जो होता है, अगली पीढ़ी जो होती है, उनमें डायबिटीज हो जाती है। एज में तो अगर जुवेनाइल डायबिटीज है तो वो कम एज के बच्चों को होगा, और अगर जुवेनाइल डायबिटीज नहीं है, टाइप 2 डायबिटीज है, तो अधिकतर देखा गया है 40 से 50 साल की उम्र में डायबिटीज हो जाता है। ओबीज व्यक्तियों को, जिनका वजन बहुत अधिक है, उनको डायबिटीज होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। सेक्स में यह रोग स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों में ज्यादा देखा जाता है। वैसे तो चूंकि हेरिडिटरी है इसलिए मेल फीमेल दोनों में देखा जाता है, लेकिन पुरुषों में इसकी संभावना थोड़ी ज्यादा रहती है। मेंटल स्ट्रेस या मानसिक तनाव, बहुत अधिक तनाव की स्थिति में क्रोध, द्वेष, चिंता, भय, ऐसी स्थिति में भी व्यक्ति भोजन ग्रहण नहीं करता, अनियमित उसकी दिनचर्या रहती है, उसकी लाइफस्टाइल अनियमित हो जाती है, फलस्वरूप कार्बोहाइड्रेट का चयापचय प्रभावित होता है और व्यक्ति को मधुमेह हो जाता है। वातावरण के भी कुछ तत्व होते हैं, खान पान की आदतें होती हैं, तो उनमें भी मधुमेह के चांसेस होते हैं। ये देखा गया है कि इन्फेक्शन, स्टेफिलोकोकस इन्फेक्शन के कारण भी अप्रकट रूप से मधुमेह हो जाता है। अब हम देखते हैं आहार्य उपचार। तो आहार्य उपचार में हमारे कुछ मुख्य उद्देश्य होंगे। सबसे पहला, हमको ब्लड ग्लूकोज लेवल का नियमन करना है, अर्थात उस रोगी के रक्त में शर्करा की मात्रा बैलेंस करना। दूसरा, उसका शारीरिक वजन जो है उसको बनाए रखना। अगर वो नॉर्मल वेट है तो नॉर्मल वेट बना के रखना। यदि वो ओबीज है तो उसको उसका वजन कम करके नॉर्मल से 5-10% कम करना। अगर उसको ग्लाइकोसूरिया या हाइपरग्लाइसीमिया है तो उसको देखना। अगर वो अंडरवेट है, अगर उसका वजन कम है, तो उसको इस प्रकार से आहार देना कि वो व्यक्ति जो है उसका वजन बढ़ जाए। तो चलिए